नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनसीडी पर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अगर आप एनसीडी पर पूरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं। आप में से कई व्यूअर्स ने डिमांड किए कि एनसीडी पर पूरा वीडियो बनना चाहिए जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल सके कि एनसीडी क्या होता है, एनसीडी को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, एनसीडी को अप्लाई करने पर क्या फायदा होता है। तो आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको एनसीडी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मैंने एनसीडी टॉपिक को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, तो हम पहले पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं कि हम एनसीडी के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। एनसीडी क्या होता है, एनसीडी के प्रकार क्या है, एनसीडी में इशू साइज क्या होता है, एनसीडी कूपन रेट्स, एनसीडी रेटिंग, एनसीडी को कैसे अप्लाई करते हैं, एनसीडी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है, एनसीडी का अलॉटमेंट किस बेसिस पे होता है, एनसीडी की लिस्टिंग कहाँ होती है और इसको कैसे ट्रेड किया जाता है, एनसीडी लाने का उद्देश्य क्या होता है, एनसीडी के फायदे क्या हैं, एनसीडी के नुकसान क्या है, एनसीडी को कैसे खरीदा और बेचा जाता है, अगर एनसीडी हमने अप्लाई किया तो उसको मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है, एनसीडी को अगर हमने अप्लाई कर दिया तो उसके एप्लीकेशन को कैसे विड्रॉल किया जाता है। एनसीडी का पूरा नाम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एक फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसमें क्या होता है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर से पूंजी जुटाती है और बदले में फिक्स्ड रेट पर रिटर्न देने को ऑफर करती है। इन्वेस्टमेंट के लिए टेन्योर 90 डेज से लेके 10 साल तक हो सकता है या उससे ज्यादा पीरियड का भी हो सकता है। इन्हें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इसलिए कहा जाता है कि इनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डिबेंचर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और दूसरा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें इन्वेस्टर एक अवधि के बाद अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। ये अवधि 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे भी हो सकती है। अब दिमाग में सवाल आता है कि हमें कौन सा डिबेंचर्स लेना सही रहेगा, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन सा डिबेंचर सही रहेगा। पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, क्योंकि कारण ये है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम रहता है। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में इंटरेस्ट रेट हाई होता है। मैच्योरिटी पर वैल्यू के हिसाब से कंपैरिजन करके देखें तो कन्वर्टिबल में मैच्योरिटी वैल्यू स्टॉक की प्राइस पर डिपेंड करती है। जिस मोमेंट पर स्टॉक की प्राइस होगी उसी के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर स्टॉक की प्राइस हाई होगी तो जो रिटर्न मिलेगा वो हमें कम मिलेगा। जबकि नॉन कन्वर्टिबल में कूपन रेट दिया जाता है जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे कि 7%, 8%, वो एक फिक्स वैल्यू होती है। उसी के हिसाब से इसमें रिटर्न मिलता है और ये रिटर्न हमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली और जब मैच्योरिटी होती है उसके हिसाब से हमें मिलता है। मार्केट कंडीशन पर इन पर क्या असर पड़ता है तो ये पॉइंट भी देख लेते हैं। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में अगर हमें लगता है मार्केट की कंडीशन खराब है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि डिबेंचर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल में ये ऑप्शन नहीं होता है कि डिबेंचर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया जाए। यहाँ पर हमें मैच्योरिटी जो पीरियड होता है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उस पीरियड तक हमें वेट करना पड़ता है और फिर हमें उसका रिटर्न मिलता है। रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो कन्वर्टिबल में रिस्क कम होता है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि डिबेंचर्स को हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल में ये ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है। हमें मैच्योरिटी पीरियड तक वेट करना होता है, तब जाके हमें रिटर्न मिलता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि रिस्क के लिए अलग से रेटिंग एजेंसी होती है जो एनसीडी के लिए रेटिंग देती है कि ये रिस्की है या नहीं है। उन रेटिंग एजेंसी के रेटिंग को देखकर आप नॉन कन्वर्टिबल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनसीडी दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड एनसीडी और दूसरा अनसिक्योर्ड एनसीडी। सिक्योर्ड एनसीडी इसलिए सेफ होते हैं, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आपका जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है कंपनी की संपत्ति बेचकर आपको दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड एनसीडी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। अनसिक्योर्ड एनसीडी कंपनी के असेट पर आधारित नहीं होते, ये कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस पर आधारित होते हैं। मतलब ये कि कंपनी की जो क्रेडिट लेने की क्षमता है उसके आधार पर अनसिक्योर्ड एनसीडी इशू किए जाते हैं। अगर सिक्योर्ड एनसीडी और अनसिक्योर्ड एनसीडी में तुलना की जाए तो सिक्योर्ड एनसीडी सेफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न मिलता है वो अनसिक्योर्ड एनसीडी की तुलना में
कम होता है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड से सेफ होते हैं। चलिए अब एनसीडी में इश्यू साइज को समझते हैं। बेस इश्यू साइज कंपनी का एनसीडी के लिए एक मिनिमम इश्यू साइज होता है, जो कि कम से कम सेबी रूल के अकॉर्डिंग 75% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अगर 75% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो जिस भी इन्वेस्टर ने एनसीडी के लिए अप्लाई किया है उनका पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा। सेल्फ लिमिट में कंपनी अपनी मैक्सिमम लिमिट दिखाती है कि उनको एनसीडी के थ्रू कितना अमाउंट जुटाना है। ये सारी डिटेल इनके सेल्फ प्रोस्पेक्टस में दी गई होती है कि कंपनी को ओवर ए पीरियड एनसीडी के थ्रू कितना फंड जुटाना है। ट्रेंच इश्यू लिमिट सेल्फ लिमिट का एक पार्ट होती है और कंपनी जो एनसीडी लेकर आती है उसमें ट्रेंच इश्यू लिमिट एक्चुअल साइज होती है एनसीडी की। ये ट्रेंच इश्यू लिमिट कई पार्ट में होते हैं, ट्रेंच 1, ट्रेंच 2, ट्रेंच 3, ट्रेंच 4। आगे हम एक कंपनी के एनसीडी के एग्जांपल से समझेंगे, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ग्रीन शू ऑप्शन, अगर एनसीडी के लिए डिमांड हाई होती है तो कंपनी के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो अपने एनसीडी का बेस इश्यू साइज है उसको आगे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का एनसीडी का एग्जांपल लिया है, जो कि जून 2023 में आया था। कंपनी को सेल्फ लिमिट के थ्रू 2000 करोड़ रुपए जुटाने थे। कंपनी ने अपने एनसीडी को 4 ट्रेंचेज में ऑफर किया था, जिसमें जून, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर 2023 मंथ था, जिसके थ्रू कंपनी को फंड जुटाना था। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की एनसीडी की सेल्फ लिमिट 2000 करोड़ थी। इनका बेस इश्यू साइज पर ट्रेंच 100 करोड़ था। हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि बेस इश्यू साइज चेंज भी हो सकता है पर ट्रेंच के हिसाब से। कंपनी का ट्रेंच इश्यू साइज 200 करोड़ था, जिसमें 100 करोड़ बेस इश्यू साइज और 100 करोड़ और सब्सक्रिप्शन। इस तरह से 200 करोड़ इनका ट्रेंच इश्यू साइज था। कंपनी एनसीडी के माध्यम से 4 ट्रेंचेज में फंड जुटाना चाहती है, जो कि जून, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। तो कंपनी दिसंबर 2023 तक पर ट्रेंच के हिसाब से तो 800 करोड़ एनसीडी में जुटाना चाहती थी। एक ट्रेंच इश्यू साइज 200 करोड़ का, तो यहाँ पर 4 ट्रेंच है। इस तरह से कंपनी ने 4 ट्रेंचेज में 800 करोड़ ऑफर किया है। तो कंपनी ने जून 2023 में एनसीडी इश्यू किया था, तो उसके एक साल बाद में जून 2024 तक 1200 करोड़ और अपने एनसीडी के थ्रू जुटा सकते हैं। अगर कंपनी विद इन 1 ईयर में जून 2024 तक बचा हुआ सेल्फ लिमिट 1200 करोड़ नहीं जुटाती है तो कंपनी को अलग से एनसीडी इश्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की एनसीडी की सेल्फ प्रोस्पेक्टस की लिमिट 1 साल की होती है। अगर कंपनी 1 साल के अंदर बचा हुआ अमाउंट नहीं रेज करते हैं तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है और कंपनी को फिर से नया एनसीडी लाना पड़ता है। एनसीडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और सारी बातें कवर करने से ये एक लंबा वीडियो हो सकता है, तो मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक को पार्ट वाइज वीडियो में बनाया जाए। अगले वीडियो में आप आगे की जानकारी जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।